अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। फैसल ईदी में कोरोना वायरस की तस्दीक, क्या वजीर आजम को क्वारंटाइन किया जाएगा? सिर्फ आम पाकिस्तानी के लिए करंटीना क्यों जरूरी? वीवीआईपीज को खुली छुट्टी क्यों दी गई है? क्या पाकिस्तान में वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदाम काफी हैं? पाकिस्तान मजीद क्या इकदाम इख्तियार कर सकता है? क्या सिंध हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है? ये तमाम तर सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। आटा चीनी बहरान के बाद बिजली मुनाफा स्कैंडल, उंगलियां फिर वजीर आजम के करीबी साथियों पर उठने लगी। क्या मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाएगी? कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एक और कमीशन तश्कील, मौजूदा कमीशन कितना बाइख्तियार होगा? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। फिर हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात भी आज है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को भी आज के प्रोग्राम में याद करेंगे। आज ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी के कोरोना टेस्ट मस्बत आने की खबरें आई। इन खबरों के बाद मुख्तलिफ जयमगोइयां होने लगी। फैसल ईदी कराची से लाहौर और बाद अज़ां इस्लामाबाद गए, जहां उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें अपनी फाउंडेशन की जानिब से रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ का चेक दिया। इस मुलाकात के बाद फैसल ईदी का टेस्ट पॉजिटिव आने पर वजीर आजम के हवाले से बातें की जाने लगी कि उन्हें भी टेस्ट कराना चाहिए। बिलाखिर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ऐलान किया कि वजीर आजम पाकिस्तान कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया है। इसके पैराए में आपकी रजामंदी से मैं एक ऐलान कर रहा हूं, जो आपसे बात हुई, हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। अब जबकि वज़ीर आज़म कोरोना टेस्ट कराने जा रहे हैं तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या एहतियातन वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेंगे? क्या उन्हें सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर लेनी चाहिए? अगर वज़ीर आज़म करंटीना में जाते हैं तो फिर उनकी जगह निज़ाम हुकूमत कौन चलाएगा? आज वज़ीर आज़म ने मीडिया ब्रीफिंग में बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है कि उनके जा सकें और फिर एक खतरा भी है कि कहीं कोरोना फैल ना जाए। हमारे बाहर पाकिस्तानी हैं, मैं हमेशा समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा असास है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप वो जो वापस आना चाहते हैं, जो फंस गए हैं, वो बड़ी मुश्किलों में हैं। और मुझे अपनी लेबर का एहसास है, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर जिधर ये मिडल ईस्ट में हमारा लेबर गया हुआ है, उधर इस वहाँ लॉकडाउन्स की वजह से वो बेरोज़गार हो गए हैं और वो आना चाहते हैं वापस। मुश्किल ये है कि इस वक्त हमें खौफ ये है और हमारे सूबों को ये खौफ है कि अगर ये एकदम वापस आएंगे तो यहाँ ना हम इतनी ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ क्वारंटीन की नहीं होगी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर ये है कि यहाँ ना फैल जाए और ना फैल जाए। अब यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोहित यूसुफ के मुताबिक हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के टेस्ट कराने की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये कैपेसिटी इन्हांस करने की कोशिश कर रही है। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी 2 अय्याम तक हर सूरत में करंटीना में रहेंगे। ये 2 दिन तक उन्हें करंटीना में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मामरे मजबूरी रहना। काफ़ी सहूलियात के बावजूद इस हफ्ते 6000 जबकि अगले 7000 पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाएंगे। 2 हफ्ते की पासदारी करंटीना में रहने की ये बहुत ज़रूरी है। मोहित यूसुफ खुद कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक दिखाते हैं कि ये जो पूरी पॉलिसी है, इसका मकसद ये है कि जब आप लोग वापस आएँ तो आप अगर घर चले जाएं और खुदा न खास्ता अगर ये कोरोना पॉजिटिव हो आप में से कुछ, तो आपके ही अजीज़ व अकारिब जो हैं वो सबसे ख़तरे में होंगे। तो ये आपके ही प्रोटेक्शन के लिए और बाकी पाकिस्तानी जो है मुकीम हैं उनके लिए ये हम महदूद तादाद में लोग ला रहे हैं। माविन खुसूसी तो बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 2 अय्याम क्वारंटाइन सेंटर में रखने के हामी है। उनकी कोशिश है कि मुल्क में मजीद वायरस फैलने से रोका जाए। लेकिन चंद रोज कबल ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुल्करनैन अली खान भी पाकिस्तान आए। उन्हें किसी भी सेंटर में नहीं रखा गया। हमारी मालूमात के मुताबिक वो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहे। जुल्करनैन अली खान 15 अप्रैल को फ्लाइट नंबर HV 3734 के जरिए जद्दा से लाहौर पहुंचे। 17 तारीख को उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी तस्दीक की थी कि वो आज वो क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। ये जो टेंडर आप बता रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं खुद वापस, आज मेरा पहला दिन ऑफिस में है, मैं 1.5 महीने से खुद फंसा हुआ था बाहर, एंड इसलिए मैं आपको कोई इस पे ठीक है। लेकिन जुल्करनैन साहब, ये अब चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जद्दा से लाहौर और फिर इस्लामाबाद अपने दफ्तर जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोई टेस्ट कराया और ना ही सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार की।
हद तो यह है कि आज 6 दिनों के बाद जुल्करनैन अली खान वजीर आजम पाकिस्तान से मिलने पहुंच गए। यकीनन बैरून मुल्क से आने के बाद हर सूरत में 14 अयाम तक आइसोलेशन में रहना चाहिए। ये फेल ना सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए, उनकी ज़ाती सेहत के लिए भी लाजमी है, लेकिन यहाँ बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी जो आइसोलेशन सेंटर्स में सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शकवा कुना हैं, साथ ही वो मीर रियासत से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आइसोलेशन के कवानीन सिर्फ उनके लिए हैं? क्या मदीना की रियासत में भी वीवीआईपीज़ और आम आदमी के लिए अलग अलग कवानीन होंगे? आम आदमियों के लिए समाजी दूरियों के कवानीन हैं, लेकिन सरकारी सतह पर उनके अहकामात की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। हुकूमत ने रमजान मुबारक में मसाजिद को 20 नकात पर खोलने की इजाजत भी दे दी है। उलमा हुकूमत के माबैन मुआहदे के मुताबिक मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरिया नहीं बिछाई जाएंगी। आज ये फैसले हुए हैं कि साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कच्चा फर्श हो तो साफ चटाई बिछाई जा सकती है। जो लोग घर से अपनी जाए नमाज लाकर इस पर नमाज पढ़ना चाहें वो ऐसा जरूर करें। एलाबिया में मजीद कहा गया है कि नमाज से पेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हो वहां हॉल के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज पढ़ाई जाए। एलाबिया के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह के मरीज मस्जिद और इमाम बारगाहों में ना आए। मस्जिद और इमाम बारगाहों के अहाते के अंदर नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाए। सड़क और फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से इज्तनाब किया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों के फर्श को साफ करने के लिए पानी में क्लोरीन का महलूल बनाकर धोया जाए। इसी महलूल को इस्तेमाल करके चटाई के ऊपर नमाज से पहले छिड़काव भी कर लिया जाए। एलामिया में यह भी कहा गया है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में सफ बंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रहे। वुजू घर से करके मस्जिद और इमाम बारगाह तशरीफ लाएं। साबुन से 20 सेकंड हाथ धोएं। एलामिया में मजीद लिखा गया है कि लाजिम है कि मास्क पहनकर मस्जिद और इमाम बारगाह में तशरीफ लाएं और किसी से हाथ ना मिलाएं और ना ही बगलगीर हों। अपने चेहरे को हाथ लगाने से गुरेज करें। घर वापसी पर हाथ धोकर आप वापस जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर यह है कि घर पर एतकाफ किया जाए। मस्जिद और इमाम बारगाहों में इफ्तार और सहर का इज्तिमाई इंतजाम ना किया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाह इंतजामिया, आइम्मा और खतीब ज़िलाई और सूबाई हुकूमतों और पुलिस से राब्ता और ताउन रखें। मसाजिद और इमाम बारगाहों की इंतजामिया को इन एहतियाती तदाबीर के साथ मशरूत इजाज़त दी जा रही है कि वो मसाजिद में आएँ। अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में पॉलिसी पर नजरसानी करेगी। इस बात का भी हुकूमत को इख्तियार है कि शदीद मुतासरा मखसूस इलाकों के लिए अहकामात और पॉलिसी बनी। गुज़श्ता रोज़ नसीम ज़हरा एट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने दावा किया कि उलमाए कराम ने शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि मैं 50 साल से जहाँ पे जुमा पढ़ाता हूँ तो मैं, चूँकि हमने SOPs में लिखा है कि 50 साल से ज़ायद उम्र का कोई नहीं आएगा तो मैं ख़ुद अमल करूँगा और मैं नहीं आऊँगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मैं जिधर से एक लंबे अरसे से जमात पढ़ा रहा हूँ और जहाँ पे जुमा को भी मैं जाता हूँ, जब तक कोरोना वायरस का ये वबा एक तरफ नहीं होता तो मैं अपनी मस्जिद में जमात के लिए, जुमा के लिए, तरावीह के लिए नहीं आऊँगा। तो अगर इसी तरह कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। अब उलमाए कराम और आम पाकिस्तानी तो हुकूमती इक़दामात की पैरवी करने के पाबंद हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि हुकूमती शख्सियात और वीवीआईपीज़ पर कोई कानून क्यों लागू नहीं होता है। गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा में डेप्यूटी कमिश्नर बाजोड़ के तबादले के अहकाम जारी हुए। स्टाफ की जानिब से उस्मान महसूद के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में बड़ी तादाद में सरकारी बिल्डिंग में मेहमानों की तादाद जमा हुई, जहाँ ना समाजी राब्ते का ख्याल रखा गया ना ही हिफाजती इंतजाम देखने में आए। बाद सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर बहुत सारी पोस्ट देखी गई, जिसके बाद वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा ने ट्वीट में कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने उनका महकमा सेहत में होने वाला तबादला मनसूख कर दिया है और वजाहत तलब कर ली है, जबकि मौजूदा हालात में गलती बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसे वक्त में जहां सूबे में टेस्ट की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, वहां शरह अमवात में दीगर सूबों से ज्यादा हैं, ऐसे सूबे में एक सरकारी अफसर की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी और एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करना समझ से बालातर है। यह सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाहौर की एक तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें जहां लॉकडाउन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, वहीं समाजी दूरियों के अहकामात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। लाहौर का एक गुंजान आबाद इलाका है, जहां पर बड़ी ट्रैफिक आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर।
अब आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर के बाद आपको हैदराबाद की एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। आपको शहरियों के चेहरों पर मास्क दिखाई नहीं देंगे, कोई भी फर्द दस्ताने पहने हुए भी नहीं मिलेगा। डबल सवारी की सूरत हाल ऐसी है कि कोरोना लॉकडाउन नहीं बल्कि कोई त्यौहार दिखाई दे रहा है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर मनोअन अमल किया जाए। आवाम को यह जानना चाहिए कि इस वबा से अब तक 1,70,000 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त दुनिया एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रही है, मगर हम बहैसियत कौम इससे भी मजा और तफरी के मौके तलाश कर रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम हैं या वबा से बचाव के लिए मजीद इकदाम जरूरी हैं? इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त डायरेक्टर येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ डॉक्टर साद बिन उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। येल इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को शायद कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितना लॉकडाउन से है। तो डॉक्टर साहब क्या मतलब समझा जाए कि क्या लॉकडाउन हटा देना चाहिए तरक्की पजीर ममालिक को, या कोई मिडल ऑफ द रोड कोई ऐसी टेक्निक अवेलेबल है? किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्रीज कोरोना से? उन्होंने बड़ी वैलिड बात की कि जो उनका बयान था वो ये था कि आप उन मुल्कों में अगर आप देखें कि जिनमें लोग दिहाड़ी के मजदूर वगैरह और इस तरह के लोग हैं जिसमें मेल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रेवलेंस है, उधर जो है अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे तक लॉकडाउन किया तो फिर आपको और कॉन्सिक्वेंसेस शायद अब बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो उसका ये जो मेरा ख्याल है कि उसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग ना करें। उसका ये मकसद है कि उस सोशल डिस्टेंसिंग को आप इस चीज़ के लिए यूज़ करें कि जिसमें आप और स्ट्रेटजीज को उसको रिप्लेस करें जल्द से जल्द। तो वो बिल्कुल सही था कि शुरू में उन्होंने जो हुकूमत ने इक़दामात किए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अग्रेसिवली और लॉकडाउन भी किया कुछ अरसे के लिए कि जो डिजीज़ है जो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन उसका तरीका यह है कि अब आपने जो उसे कंट्रोल में किया, आपने उस वक्त को उस टाइम को कैसे यूज़ किया वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फोकस करना होगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता हिफाजत के साथ सेफली उसको लॉकडाउन को ईज करने के लिए। तो उसका फोकस होना चाहिए इस बात पे कि आप कैसे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, न सिर्फ टेस्टिंग बल्कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन, घर के अंदर क्वारंटीन करने की बात है और कम्युनिटी के अंदर क्वारंटीन करने की बात है। तो वो उस टाइम को आप इस तरह यूज़ करें। और क्योंकि ये कैपेसिटी टेस्टिंग की दुनिया भर में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अग्रेसिवली कंट्रोल कर लिया है वायरस, लेकिन उनके पास टेस्टिंग कैपेसिटी अब है, वो इजाफी कैपेसिटी है, तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट इस चीज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है नहीं। दूसरी बात यह है कि आपकी चाइना से जो एक्सपीरियंस था कि 64% जो आबादी है वो 64% जो ट्रांसमिशन है वो घरानों में हुई है, न सिर्फ जो लोग साथ रहते हैं बट ऑल्सो उनके मामू, चाचा, खाला एक्सेट्रा, उनके साथ इस तरह के क्लस्टर थे। तो आपको एक नेशनल कैंपेन की ज़रूरत है जिसमें आप आगाही का इसमें इजाफा करें अपनी आबादी का, कि घर में जो WHO की गाइडलाइंस हैं, जो CDC की गाइडलाइंस हैं, कैसे आप हिफाजत के साथ अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। जाहिर बात है कि अगर कोई बीमार होता है आपके घर में, आपको ख्याल तो रखना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ को बढ़ाएं इस वक्त में। तीसरी चीज़ है कि मैं अपने कॉलीग्स के साथ, हार्वर्ड में कॉलीग्स हैं, दूसरे कोलैबोरेटर्स हैं पाकिस्तान में, कुछ हम लोग इस तरह की स्ट्रेटजीज कर रहे हैं कि जो जियोग्राफी को एक शहर की, एक देहात की, एक सूबे की मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता रीजनली कुछ पार्ट्स में आप ईज ऑफ करें ताकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जैसे WHO की गाइडलाइंस थी कि आप आइसोलेशन में जाएं, आप लॉकडाउन करें, लेकिन उसके बाद आप एग्रेसिवली टेस्टिंग करें, मैसिव स्केल पर टेस्टिंग करें। हमारी टेस्टिंग की इस्तेदाद कार शायद उतनी नहीं है जितनी यूरोप या अमेरिका की है या बरतानिया के अंदर है। उन्होंने भी बाय द टाइम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी उतनी तादाद के अंदर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड करना चाहिए? मजीद कितने रोज तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? क्योंकि हमारे लिए तो दोहरा चैलेंज है, ये ड्यूअल चैलेंज है, एक तरफ इकोनॉमी को बचाना है, दूसरी तरफ कोरोना से लड़ना है। जी जी बिल्कुल। एक तो स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप टेस्टिंग को, एक फॉर एग्जांपल एक टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है पूल्ड टेस्टिंग, जिसमें आप बजाय इसके कि ये कहने के कि आप किस इंडिविजुअल के पास ये डिजीज है, आप वो उनके स्पेसिमेन पूल करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता छोटे टुकड़ों में ब्रेक किए जाते हैं ताकि आपको पता चले
कि कहाँ पे है। तो देयर स्ट्रेटजीज जिसमें आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़, सिर्फ टेस्टिंग काफ़ी नहीं है, टेस्टिंग के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो WHO कहती है, उसके अलावा भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसके साथ क्वारंटीन चाहे घर में हो, और आइसोलेशन। सो ये चीज़ ज़रूरी है। एक और चीज़ जो है जिस पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, जिस पे कुछ माहिरीन मेरे साथ भी और दूसरे भी इस बात पे तवज्जो दिला रहे हैं कि देखिए, हमें चाइना से ये पता है कि 64% जो ट्रांसमिशन हुई थी जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया, वो घरानों में हुई थी। तो घरानों से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही घर में रहने वाले मामू खालू एक्सटेंडेड फैमिलीज, जो फैमिली क्लस्टर्स बहुत थे। तो हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो ये गाइडलाइंस WHO की भी मौजूद हैं, अमेरिका से CDC की भी मौजूद है कि आप घरानों में कैसे रिड्यूस की जरूरत है, जिसमें आप लोगों को ये बताएं कि आप किस तरह सेफली घर में, आप जारी बात है आप किसी के पास इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का, बीमार है, तो उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन किस तरह आप सेफली करें, तो उसके तरीके हैं। उसके अलावा भी हम भी अपने कोलैबोरेटर्स के साथ डिफरेंट पाकिस्तान में भी और दूसरी जगह में भी एक स्मार्ट स्ट्रेटजीज की तरफ काम कर रहे हैं कि जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता सेफली ईज कर सकें ये लॉकडाउन, ताकि आप रीजनल स्ट्रेटजी पे चले जाएं, आप शहर के एक हिस्से पे या दो हिस्से पे चले जाएं, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जोन्स को रिलैक्स कर सकें जिनमें आप इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोली और सेफली स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी फ्रीक्वेंटली यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि हम इस लॉकडाउन को लिफ्ट कब कर पाएंगे और कब सेफली इसको ईज डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं है, उसके बाद ट्रीटमेंट भी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी है, और फिर आपको ये भी देखना है कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा। जैसे कि आप बात करें कि घरानों के अंदर भी फैल सकता है, तो हमारे यहाँ जब एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही, फिर उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग का वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस लॉकडाउन को कितने अरसे बाद लिफ्ट किया जा सकता है या इसको ईज डाउन किया जा सकता है? देखिए, ये वही बात है, ये कहना मुश्किल है, और मैं आपको ज्यादा फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दूं। टाइम फ्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को मद्देनजर रखना कि हम किन कंडीशंस में लिफ्ट करें। तो ऐसी एक उम्मीद की ये सूरत नजर आती है कि जो कंट्रीज जिन्होंने एग्रेसिवली टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी, अब उनके केस कम हो गए। फॉर एग्जांपल कोरिया में केस कम हो गए, तो आप उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है। अगर आपके पास एग्रेसिव एक्सपर्टीज है, थोड़ी फोरसाइट है, कुछ ये एबिलिटी है इस चीज की कि आप इस टेस्टिंग कैपेसिटी को अग्रेसिवली बढ़ाएं, खासतौर पे उन कंट्रीज में कि जिन्होंने बढ़ाई थी, अब उन्होंने कंट्रोल कर ली, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी वहीं की वहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखें, हर कोई एक जादुई छुड़ी के पीछे सोचने की बात नहीं है। हमें अगर कोई मैजिक सोल्यूशन होता तो अब तक हो चुका होता। इसके लिए हमें एक संजीदगी से, प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से, मेहनत से ये चीजें स्केल अप करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अरबाब इख्तियार भी यही कह रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी इस बात को खुशकिस्मती करार दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है, शरह अमवात उतनी नहीं है जितनी चीन के अंदर या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर थी। तो आपको हमारा मोर्टेलिटी रेट देखकर क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो वायरस इस वक्त मौजूद है वो अपनी शक्ल और शिद्दत के एतबार से चीन या यूरोपियन वायरस से या अमरीकन वायरस से मुख्तलिफ है? देखें जी, हर वायरस, कोई भी वायरस होता है वो म्यूटेट करता है, लेकिन जो 80%, 90% उसकी म्यूटेशंस होती हैं, उनका ताल्लुक डिजीज सिवियरिटी से या उस वन वे और अनदर नहीं होता। अभी फिलहाल कोई मेन स्ट्रीम एविडेंस नहीं है कि जो वायरस चेंज आए हैं वो नेचुरल, उससे कोई डिजीज सिवियरिटी का ताल्लुक है। कोई मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट जिन्होंने देखा है इसे, वो इस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन रीजन है वहां के हम पाकिस्तान में मोर्टेलिटी जो बज़ाहिर कम नजर आ रही है, उसके 2-3 पोटेंशियल रीजन है। पहली बात यह है कि हमारी आबादी जो है वो यंग है, बाकी दुनिया के मुकाबले में। हमारे यहाँ जो आबादी है हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल इटली और कोरिया का भी आप मवाजना करें, कोरिया में जिन्होंने कंट्रोल किया और उसकी इटली के मुकाबले
और इसके अलावा उनका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी थोड़ा यंग की तरफ है। हमारा नेचुरली पाकिस्तान में यंग लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जो आउटब्रेक होती है घर के बाहर, और खासतौर पर जो मोर्टेलिटी होती है, जो अमवात होती हैं मगरबी ममालिक में इंक्लूडिंग अमेरिका में, कि होता है कि वहाँ पे जो बुजुर्ग हजरात और ख़वातीन हैं वो नर्सिंग होम वगैरह में रहते हैं। एक दफ़ा वहाँ पे घुस गया वायरस तो बहुत ज़्यादा तबाही सी फैलती है। इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात सामने आए और बहुत हाई रिस्क ग्रुप है। हमारे यहाँ माशाल्लाह घर में रहने का एक रुझान है बुजुर्गों का, तो उनके तरफ उनके आसपास एक बफर सा बन जाता है कि वो और दूसरे हाई रिस्क लोगों के साथ नहीं इंटरैक्ट करते। तो इसके लिए थोड़ा सा और संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह हम बुजुर्गों का कांटेक्ट कम करें। फॉर एग्जांपल घर में नमाज पढ़ें, एतिकाफ करना है तो घर में करें रमज़ान में। तो इस तरह की चीज़ों से ख्याल रखें तो हमें एक जो नेचुरल एडवांटेज है एज स्ट्रक्चर की वजह से उसका भी है। तीसरी बात जो है उसका लाइकली कॉज वो ये है कि हमने चूंकि दुनिया शट डाउन कर रही थी, हमने भी जल्दी उसी वक्त तकरीबन मोर और लेस शट डाउन किया, लेकिन हमारी आउटब्रेक थोड़ा अभी आ रही थी। तो हमें ये हर आउटब्रेक से, हर पैंडेमिक से 19 से 18 से लेकर अब तक ये पता है कि अगर आप जल्दी शट डाउन करें तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। मगरबी ममालिक में इंक्लूडिंग अमेरिका में कुछ स्टेट्स ने थोड़ी देर की इस चीज़ को शट डाउन करने में, तो हमें उसका भी एडवांटेज मिला है। लेकिन इसके लिए अब पाकिस्तान को अपने इस एडवांटेज को कैपिटलाइज करना होगा कि आगे कैसे जाके हम सेफली इकोनॉमी खोलें। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन जो है इस हवाले से तैयार नहीं हुई और कहा जाता है कि जब तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आ जाती तब तक हम लॉकडाउन के अंदर या सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस पर स्ट्रिक्टली अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो वैक्सीनेशन के हवाले से बताइएगा कि अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी और क्या इम्कानात है कि कब तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, मार्केट में आ जाएगी। और फिर चैमगोइयाँ ये भी होती रही कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है, क्लोरोक्विन है या रेथ्रोमाइसिन है, वो बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिव है। तो इस हवाले से आपकी रिसर्च क्या कहती है? दो तीन तरीके हैं, दो तीन बातें हैं जो आपने पूछी। तो पहली बात यह है कि जो वैक्सीन में दो बड़े मरहले होते हैं। एक होता है कि आप बायोलॉजिकली उस मॉलिक्यूल को इजाद करें या डेवलप करें या डिस्कवर करें, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को आप उसकी जो बीमारी की सलाहियत है उसको कम करके वैक्सीन के तौर पे यूज़ करें। तो वो जो बायोलॉजी की साइड पे है, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी से, बर्क रफ्तारी से वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब ह्यूमन टेस्टिंग है उसमें लगता है थोड़ा टाइम। और हर वैक्सीन प्रोडक्ट, हर मॉलिक्यूल, हर एंटीजन, हर ऑर्गेनिज्म जो वैक्सीन के तौर पे यूज़ होता है अटेन्यूएट करके, वो कामयाब नहीं होता ह्यूमन ट्रायल्स में। तो वो टेस्टिंग अभी हो रही है कि जिसमें आपको पता चले कि ये महफूज है और पुरअसर है। उसमें तकरीबन हमारा बेस्ट केस ये है कि मई से लेकर जुलाई अगले साल तक है ये। लेकिन ये अंदाज़ा है बेस्ड ऑन के जो अभी चीज़ें जा रही हैं इसमें काफ़ी अनसर्टनिटी है। पहली बात ये है, अभी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, वो जो ट्रीटमेंट की बात आ रही है और जो दवाइयों की बात आ रही है, उसका देखें तरीका ये होता है कि आप ट्राई करते हैं चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल के एक को मद्देनजर रखते हुए, उसके प्रोटोकॉल के तहत, ताकि आपके पास डेटा कलेक्ट हो। आप कुछ को देते हैं रैंडमाइज करके, मीनिंग कि आपने एक कॉइन टॉस से भी होता है, कंप्यूटर भी कहता है कि इसको मिलेगी और इसको नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल, और उससे आपको पता चलता है कि ये काम कर रही है या नहीं काम कर रही। शुरू में जल्दबाजी में इस तरह की स्टडीज नहीं हुई। एक फ्रांस में एक साहब थे जिनका ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है साइंटिफिक कम्युनिटी में, उन्होंने कुछ लोगों को दिया और कुछ लोगों को ये उनके पास कोई कंपैरिजन आम नहीं था, उन्होंने कुछ देके कहा कि भाई देखो ये काम कर रही है। जब लोगों ने प्रॉपर स्टडी की तो उनको ये सामने आया कि जो क्लोरोक्विन है ये नहीं काम कर रही। ये है स्टेट ऑफ एविडेंस अभी फिलहाल। दूसरी बात ये है कि एजिथ्रोमाइसिन उसी के साथ ट्राई हुई थी, तो इस वक्त कोई एविडेंस नहीं है। जो एविडेंस आया है सामने वो एक और HIV की एक ड्रग है, उसका अभी थोड़ा सामना आता जा रहा है। रेमडेसिविर नाम है उसका, जिसमें अब कुछ ट्रायल का डेटा स्लोली सामने आ रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी, जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जिसे कहते हैं, कि जो लोग सही हो जाते हैं उनका प्लाज्मा लेकर जो लोगों को लगाते हैं, उसका भी अभी फिलहाल आसार अच्छे लगे हैं। जो शुरू की स्टडीज हुई हैं बाकायदगी के साथ, उन्होंने एक अच्छा उसका सबूत सामने आया है।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अमेरिका ने 600 मरीजों का इलाज प्लाज्मा के जरिए से किया है। हमारे यहाँ भी पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है, हमारे यहाँ भी एंटीबॉडीज की बात हो रही है, सेहतमंद अफराद से प्लाज्मा लिया जाए, ब्लड लिया जाए और उसके जरिए से इलाज किया जाए। तो ये तरीका इलाज कितना कारगर है डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, पहली बात ये बहुत मेन स्ट्रीम थेरेपी है जो बिल्कुल इसको मद्देनजर रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को क्लैरिफाई करूं, जो 600 लोगों का डेटा है उससे ज्यादा वो ऑब्जर्वेशनल डेटा है, उससे ज्यादा रिगरस डेटा भी मौजूद है और दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखें इस इलाज में पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है। अब ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक क्या करें, वो पहली बात ये है कि उसको सेफली डिप्लॉय करने की तरफ तवज्जो दें, लेकिन उसको एक खास प्रोटोकॉल के तौर पे एक खास तरीके से डिप्लॉय करें ताकि उसको हिफाजत के साथ किया जा सके कि जिन मरीजों के ऊपर वो टेस्टिंग पहले हुई है उन्हीं टाइप के, उसी कैटेगरी के, उसी डिजीज स्टेज के मरीजों से स्टार्ट करें ताकि वो सेफली डिप्लॉय किया जा सके। और जब कर रहे हो तो उसे आप एक ट्रायल प्रोटोकॉल के अंदर करें ताकि आप उसे डेटा भी कलेक्ट करते रहें। अगर आपको कुछ इस तरह के हिफाजती सिग्नल मिलते हैं, कुछ सेफ्टी सिग्नल मिलता है आपको कि सही नहीं जा रहा, तो आप अपनी प्रैक्टिस को और आप उस रिकमेंडेशन को मॉडिफाई कर सके। तो बिल्कुल उसके ऊपर करना चाहिए, लेकिन कुछ एहतियात और कुछ तदाबीर के साथ करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अमेरिका से डायरेक्टर येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ डॉक्टर साद बिन उमर ने हमें ज्वाइन किया। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग का तरीकाकार अपनाना होगा, वहीं हमें एहतियात और सिर्फ एहतियात का रास्ता इख्तियार करना होगा। आज सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन में नरमी के इशारे दिए हैं। वजीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज अपने एक बयान में कुछ इदारों और सनतों को खोलने का इशारा दिया था। आज सूबे में होटल्स खोलने के हवाले से भी मामला जेर बहस आए। इस वक्त सूबे में अवाम को किन मसाइल का सामना है और सूबाई हुकूमत उन्हें रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या इकदाम कर रही है, इस वजीर इम्तियाज शेख हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपके वक्त के लिए। सिंध में लॉकडाउन तो है लेकिन अमलदारी दिखाई नहीं दे रही। इंप्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं और पब्लिक के अंदर भी इतनी सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही जितनी सीरियसनेस होनी चाहिए। तो क्या फिर हुकूमत को ये लॉकडाउन मजीद एक्सटेंड करना पड़ेगा, मजीद तारीखें देनी पड़ेंगी, लॉकडाउन मजीद आगे चला जाएगा? देखें जी, लॉकडाउन सबसे पहले सिंध हुकूमत ने ही शुरू किया था और सिंध हुकूमत में वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने पूरा लीड किया इस लॉकडाउन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से, और बाकी सूबों ने भी इसको फॉलो करते गए। और फिर मतलब एक स्टेज ऐसी आ गई कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर हमें चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आइसोलेशन में कोई काम नहीं हो सकता। और वो बेहतर भी यही है कि वबा ऐसी है कि सब एक पेज पे हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि फिर यही रखा गया कि तमाम चीज़ें हमने कहा, वज़ीर आज़म साहब को, हमारे वज़ीर आला साहब ने कहा कि आप लीड लें और इस चीज़ों को आप करें और हम फॉलो करेंगे। लेकिन डेफिनेटली वो इदारे मौजूद हैं, NCOC और इस तरह के और फोरम्स हैं जहाँ पे पहले सब चीज़ें डिस्कस होती हैं, सूबाई चीज़ों को डिस्कस किया जाता है वज़ीर आला लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, और मुख्तलिफ वज़रा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो लोग आते हैं और फिर एक फ़ैसला होता है और पूरे मुल्क के लिए वो लागू होता है, जो कि मैं समझता हूँ तमाम पूरे मुल्क में एक जैसा ही हो तो ज़्यादा बेहतर भी है सबके लिए। तो जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन सिंध में बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। ये अभी क्योंकि जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ खोली गई, वज़ीर आज़म साहब के जो इजलास में फ़ैसला हुआ कि कुछ इंडस्ट्रीज़ फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीज़ें और खोली गई, तो मतलब डेफिनेटली उसमें थोड़ा असर पड़ता है। तो लेकिन लॉकडाउन अभी भी सख्त है और हम लॉकडाउन पे सख्ती से अमल कराते हैं। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज शेख साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नज़रिए के हामी हैं कि इसको ईज डाउन करना चाहिए, सनतों को रिलीफ मिलना चाहिए, तभी मईशत का पहिया भी चलेगा और फिर दिहाड़ीदार और मजदूर जो हैं उनको भी कोई रिलीफ मिल सकेगा, उनकी जो मईशत है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी नज़रिए के हामी हैं। लेकिन क्योंकि आप शुरू दिन से इसको देख रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर सनतें खुल रही हैं या मामलात मामूल की तरफ कुछ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोरोना वायरस के हवाले से कितने मुतासर कुन हो सकते हैं सिंध के लिए ये मामला? देखें जी, जहाँ तक
सोशल अपना डिस्टेंसिंग का सवाल है, समाजी राब्तों का सवाल है, वो तो कम से कम रखने हैं और ज़रूरत के मुताबिक बाहर आना है, ज़रूरत के मुताबिक रब्ता करना है और बहुत ज़रूरत हो तब ही बाहर निकलना है। ये तो हम सब भी समझते हैं, हर आदमी यही समझता है और सबको यही पता है। और सिंध हुकूमत का बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस तरह के एक बैलेंस रखना है मईशत में भी और सेहत में भी, तो उस हवाले से अगर कहीं रिलैक्सेशन देनी है तो एक SOPs बनाई गई हैं और मुख्तलिफ़ सूबों की मुख्तलिफ ही हैं या मोस्ट प्रॉबली ज़्यादातर तो एक जैसी हैं, लेकिन कुछ शायद कहीं कोई फ़र्क हो, लेकिन वो भी इन्हीं फोरम्स पे डिस्कस होने के बाद सूबों ने अपने अपने SOPs बनाए हैं और उन पर अमल करना है। और लॉकडाउन सख्त रखते हुए उन SOPs पे अमल करते हुए कुछ सनतें जो कि बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान की मईशत के लिए और दिहाड़ीदार मज़दूरों के लिए, रोज़गार वालों के लिए, तो वो खोली जा रही हैं, लेकिन वो सब एक पेज पे होकर खोली जा रही हैं ताकि जो भी निज़ाम हो, जो भी सिलसिला हो, पूरे मुल्क में एक हो। लेकिन अगर लॉकडाउन नरम होगा और समाजी राब्ते मतलब रहेंगे, बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप यकीन रखें तो कोरोना वायरस के बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं और वो मतलब बढ़ता ही आएगा। और मतलब उसको रोकने का एक ही ज़रिया है जो कि पूरी दुनिया में मरवज है, वो है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज़ शेख साहब, क्योंकि आप खुद भी इस बात पर यकीन, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं अगर इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस के ऊपर अमल दरामद ना होता रहा। और आप एक तरफ देखें कि सनतें खुल रही हैं, दूसरी तरफ शरह अमवात के हवाले से भी सिंध और KP के अंदर जो है वो होशरुबा इजाफा भी देखा जा रहा है, जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो कितना मुश्किल हो जाएगा सिंध हुकूमत के लिए इसे कॉम्बैट करना? ये जी सिंध हुकूमत और बाकी तमाम सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा कड़ा एक चैलेंज है जिसको हमने सब लोगों ने मिलकर करना है। और मतलब इसमें हम आवाम से बार बार अपील करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहबान भी TV पे आते हैं, लोगों को अपील करते हैं, बाकी भी इदारे फलाही जो हमारे काम करने वाले बड़े बड़ी शख्सियात हैं वो भी, और हमारी जो मीडिया है वो भी बार बार यही कह रही है सब लोगों को कि जी आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन करें ताकि मतलब इस वबा से बच सकें और कम से कम नुकसान हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेथ की शरह भी बढ़ रही है और मतलब डेली जैसे जैसे पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं और जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी टेस्टिंग कैपेसिटी और ये केसेस भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बिजली स्कैंडल और इस पर बनने वाले कमीशन के बारे में। हमारे साथ वेलकम बैक। वज़ीर आज़म का पावर सेक्टर से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला और वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी दे दी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी है। कमीशन इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत कायम किया जाएगा जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद तहकीकात करेगा और बिजली के मंसूबों से मुताल्लिक फोरेंसिक ऑडिट के बाद रिपोर्ट पेश करेगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वजीर आज़म की जानिब से पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट 90 दिन में पेश करने की हिदायत की गई है। इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। आज काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी फॉर्मल तरीके से। इसलिए फैसला यह किया गया कि बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी लिखी जा रही है। उसकी जो किसके पास उसकी लीड होगी वो प्राइम मिनिस्टर उसका तयन करेंगे, लेकिन वो कोई हुकूमती शख्स नहीं होगा। और उसके लिए 90 दिन की मुद्दत पे आज इत्तफाक हुआ है कि 90 दिन के अंदर इस काम को मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्त की जाएगी या हिदायत दी जाएंगी। बिजली में होने वाले घपलों का अगर जायजा लिया जाए तो IPPs ने कौमी खजाने को 5,823 अरब रुपए का टीका लगाया, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन की आड़ में 4,726 अरब रुपए, ईंधन की मद में 209 अरब रुपए, इसी तरह IIR की मिस कैलकुलेशन की मद में 565 अरब, जबकि एक्सेस सेटअप की मद में कौमी खजाने को 323 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। कौमी खजाने को 2 और टीके लगाए गए हैं। 2007 से 2019 तक बजट एक्सेस 3,200 अरब रुपए जबकि गर्दिशी कर्जा 2,000 अरब रुपए रहा। यूं इस असना में बिजली के हर सारिफ को हर कंज्यूमर को 2,50,000 का टीका लगाया गया। अब यहां सवाल पैदा होता है कि यह टीका किस किस ने लगाया।
पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर की ओरिएंट कंपनी ने 1 अरब 7 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया। नदीम बाबर की ओरिएंट कंपनी ने डिविडेंड की मद में 3 अरब रुपए से जायद का मुनाफा कमाया। नदीम बाबर इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी हैं। दूसरी कंपनी सबा पावर ने 22% इजाफी मुनाफा कमाया। इसी तरह अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी रोश पर भी 8 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने का इल्जाम है। रिपोर्ट में खुसरो बख्तियार पर रहीम यार खान प्लांट की तरफ से 1 अरब रुपए से जायद गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने का इल्जाम है। ये सभी लोग वजीर आजम के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। रिपोर्ट में जहांगीर खान तरीन का जिक्र 41 मरतबा किया गया है, जबकि उनकी कंपनी ने कौमी खजाने को 2 अरब रुपए का टीका लगाया। JWC की बात हो रही है। आज वफाकी काबीना के जिस इजलास में नया कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई, अब हैरत अंगेज तौर पर इस इजलास में इल्जामात की जद में आने वाले वफाकी वज़रा और मुशीर खुद भी शरीक थे। काबीना इजलास में खुसरो बख्तियार, नदीम बाबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और उमर अयूब मौजूद थे। जब इजलास में असद उमर ने IPPs के हवाले से रिपोर्ट पेश की तो खुसरो बख्तियार, नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद इजलास छोड़कर चले गए। इस हवाले से वफाकी वजीर फिरदौस आशिक आवान ने भी तस्लीम किया कि मुसाबकती कमीशन में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके इदारे से मफादात वाबस्ता है। वो तमाम फूड कमोडिटीज़ के साथ जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इनके फैसलों के ख़िलाफ़ अदालतों से स्टे लिया और ऐसे स्टे हैं कि जिनकी मियाद जो है वो गुज़श्ता 11 साल से उनके डिसीजन पेंडिंग हैं। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और कैबिनेट ने सख्त नापसंदगी का इजहार किया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वजीर आजम जो खुद माजी की हुकूमतों पर मफादात के हुसूल का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हैं, उनकी काबीना में ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं? क्या तहकीकाती कमीशन बिजली घपलों में मुलव्वस अफराद को सजा दे पाएगा? बिजली स्कैंडल के दौरान किस किस्म के घपले किए गए, ये भी एक सवाल है। ये फ्रॉड कैसे किया गया? इस हवाले से माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम ने 2000 वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी। इस पे इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। उस इंक्वायरी कमेटी में क्या हैरत अंगेज इंकशाफात हुए, उस हवाले से माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम क्या कहते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो टीका लगाया गया वो सामने आ गया है। क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। 2019 में उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा, वही खुदाया, ये पाकिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी बिजली क्यों है? कौन चोरी कर रहा है? कितनी चोरी हो रही है? कैसे चोरी हो रही है? उस कमेटी के जो मेंबरान थे उसमें ISI वाले भी बैठे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वाले भी थे, SECP वाले भी थे, नेपरा वाले भी थे। उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। 4 बातें कही हैं उसमें। पहला, उन्होंने कहा कि ईंधन बहुत सारा चोरी हो रहा है, यानी कि फ्यूल जो है जिससे बिजली बनाई जाती है, वो जो निजी बिजली घर वाले हैं बेशुमार ईंधन चोरी कर रहे हैं। नंबर 2, मंसूबे की जो लागत थी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी, वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताई गई, हुकूमत ने चेक ही नहीं की। नंबर 3, जो सरमायाकारी है उसके ऊपर 60 से 70% मुनाफा लिया जा रहा है, हुकूमत ने 18% गारंटी किया था। नंबर 4, हुकूमत ने कभी या हुकूमती इदारों ने कभी चेक ही नहीं किया कि भाई वो निजी बिजली घरों की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इन चारों को अगर आप जमा करें तो टीका बनता है 200 अरब रुपए का सालाना टीका। अंदाज़ा कीजिए कि इसी के नतीजे में पाकिस्तान में बिजली 14 सेंट की, चीन में बिजली 9 सेंट की, वियतनाम में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में बिजली 9 सेंट की, इंडिया में बिजली 8 सेंट की। याद करें, चीनी का टीका जो था वो 50 अरब रुपए का सालाना था। ये बिजली का टीका जो है ये 200 अरब रुपए का सालाना टीका है। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वाले कहते हैं कि जी हमारी फ़िक्स कॉस्ट आती है 6 रुपये 80 पैसे, वेरिएबल है 5 रुपये, वो मिला जुला के सारी बनती है 22 रुपये 40 पैसे का यूनिट। भाई स्कैंडल तो इधर ही फंसा है। अब वज़ीर आज़म को देखना है कि वो इस रिपोर्ट के नतीजे में अपनी सियासत को चमकाते हैं या 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई भला करते हैं। सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। आज हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात है। प्रोग्राम का इख्तिताम इकबाल के इसी शेर से करेंगे कि अतायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।